तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ अबाउट आर्टिकल राइटिंग, और आर्टिकल राइटिंग के अंदर हम करने वाले हैं पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंदर हमने क्या किया था, पहले हम एक बार समझ लेते हैं। पार्ट 1 में मेनली मैंने ये बताया था कि अगर हम कभी भी एक आर्टिकल लिख रहे हैं और वो आर्टिकल एक नेगेटिव आर्टिकल है, नेगेटिव आर्टिकल का मतलब हुआ किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर है, तो उस केस में हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने बताई थी कि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं अगर हम कभी भी कोई नेगेटिव आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। और उन पॉइंट्स को हम एलेबरेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आज की जो हमारी क्लास है पार्ट 2 की, वो हमारी पॉजिटिव आर्टिकल के ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस्ड होगी कि अगर हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर लिख रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। दिस इज़ आवर कंसर्न टुडे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉपिक की। तो जैसा कि मैंने बताया, पॉजिटिव आर्टिकल, पॉजिटिव आर्टिकल का मतलब हुआ हम किसके ऊपर लिख रहे हैं, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर लिख रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग। कोई मुझे एग्जांपल देगा, जैसे कि किसके ऊपर? एग्जांपल के लिए एजुकेशन, और इसके अलावा क्या बोला आपने? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट, और बताइए योगा एंड एनी अदर टॉपिक। ट्रांसपोर्टेशन पे तो नहीं सुना मैंने आर्टिकल। टूर एंड ट्रैवल्स पे हो सकता है, टूरिज्म के ऊपर हो सकता है। चलो ठीक है। तो पॉजिटिव आर्टिकल हमारा होता है जब भी हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर लिख रहे हैं। किसके ऊपर लिख रहे हैं? किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस पे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट, योगा, और कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी इंपॉर्टेंस पे हम लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो देखो, जब भी आप ब्लूप्रिंट करोगे तो पहला पॉइंट आर्टिकल का सेम ही है जो मैंने नेगेटिव आर्टिकल में आप लोगों को बताया था। मैंने बताया था कि नेगेटिव आर्टिकल के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव आर्टिकल की जगह पॉजिटिव आर्टिकल पे लिख रहा हूँ, अगर मैं नेगेटिव आर्टिकल की जगह पॉजिटिव आर्टिकल पे लिख रहा हूँ, तो भी हमारा जो पहला पॉइंट होगा फर्स्ट पैराग्राफ के लिए, फर्स्ट पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं, तो जो पहला पॉइंट हमारा होगा वो बैकग्राउंड ही होगा। इट विल रिमेन सेम, इट विल बी बैकग्राउंड, ठीक है। अब बैकग्राउंड क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर किसी ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 की ज़रूर देख लेना। फर्स्ट पैराग्राफ में बैकग्राउंड में जो भी हमारा सब्जेक्ट है, हमें उसके रिलेशन में किसी भी टर्म से स्टार्ट करना है। इसका मतलब कि अगर मैं एजुकेशन पे लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं एजुकेशन के ऊपर लिख रहा हूँ आर्टिकल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले मैंने डाला भाई, टाइटल डाल दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो मेरे को अगली लाइन से जब स्टार्ट करना है तो आई विल नॉट राइट लाइक दिस, एजुकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर। तो मैंने क्या करा, पहली लाइन में ही लिख दिया एजुकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर, या एजुकेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मुझे इस तरीके से इसको स्टार्ट नहीं करना है। रेदर देन एजुकेशन को पहली लाइन में यूज़ करे बगैर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ बैकग्राउंड लिखना है। बैकग्राउंड का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो उस टॉपिक के रिलेशन में हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली वो टॉपिक नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने प्रॉब्लम वाले केस में बताया था नेगेटिव आर्टिकल में कि अगर हम चाइल्ड लेबर पे लिख रहे हैं बैकग्राउंड, तो हम चाइल्ड लेबर को मेंशन ना करके चाइल्ड लेबर के रिलेशन में कुछ लिख सकते हैं। अब देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर चाइल्ड लेबर टॉपिक है तो आप पॉजिटिव बैकग्राउंड लोगे, या फिर अगर मैं एजुकेशन पे लिख रहा हूँ तो फिर मैं नेगेटिव बैकग्राउंड ले लूँगा कि भाई एजुकेशन टॉपिक है तो आई कैन टॉक अबाउट फेलियर्स इन लाइफ, कि वी फेस सो मैनी फेलियर्स इन आवर लाइफ and that is why we somehow lose our confidence, and the thing which is responsible for that is that we are not educated। तो मैं इस तरीके से एजुकेशन पे लाया। लेकिन बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि अगर नेगेटिव टॉपिक पे लिख रहे हो तो पॉजिटिव बैकग्राउंड होगा, पॉजिटिव टॉपिक पे लिख रहे हो तो नेगेटिव बैकग्राउंड होगा। ये आपके ऊपर है, आप कोई भी चीज़ चूज कर सकते हो जो डायरेक्टली टॉपिक नहीं होगी बल्कि टॉपिक के रिलेशन में होगी। लेट्स से अगर मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो बताओ एजुकेशन के साथ बैकग्राउंड में क्या लिख सकता हूँ? बताओ बैकग्राउंड में किस टर्म की बात हो सकती है? फ्यूचर की बात हो सकती है, और सक्सेस की बात हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की बात हो सकती है इजंट इट? तो बैकग्राउंड, सबसे पहले इस चीज़ को आपको समझना होगा कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब है कोई भी ऐसी टर्म जो उस टॉपिक के रिलेशन में है लेकिन वो टॉपिक एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। देखो, मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो सेल्फ कंपोजिशन वे बता रहा हूँ। पार्ट 1 में भी मैंने सेल्फ कंपोजिशन बताया था, पार्ट 2 में भी मैं सेल्फ कंपोजिशन बता रहा हूँ।
जो इसका लास्ट पार्ट होगा आर्टिकल के टॉपिक का पार्ट 3, उसके अंदर मैं आपको सेल्फ कंपोजिशन नहीं बताऊंगा, उसके अंदर मैं फॉर्मेट बताऊंगा कि अगर किसी को लिखना नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हमें कैसे सेल्फ कंपोज करके लिखना है तो वो कौन सी लाइन यूज़ कर सकता है, कौन सी लाइन लर्न कर सकता है। हालांकि वहाँ पे भी मैं यही सजेस्ट करूँगा थोड़ा बहुत खुद भी कंपोज करने की कोशिश करिएगा, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट लाइक सेल्फ कंपोजिशन, आपको खुद लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। और आई बेटर सजेस्ट यू कि आप यही चीज़ करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। बैकग्राउंड लिख दिया हमने, बैकग्राउंड का मतलब समथिंग विच इज इन रिलेशन ऑफ टॉपिक, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन वी कैन टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और सक्सेस ऑफ आवरसेल्फ, ठीक है। फिर हम टॉपिक पे आ जाएंगे, इट मीन्स एजुकेशन, तो हमें बैकग्राउंड को किसी तरीके से सब्जेक्ट से रिलेट करना है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो हाउ कैन आई राइट, आई कैन राइट दैट वी ऑल वर्क फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ and for that we contribute the best of our efforts, and in the process of becoming successful we must not forget one step, and that is attaining a good quality ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे आ गया एजुकेशन, समझ में आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हाँ बोलिए, हाँ द वर्ड ऑब्वियसली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड आया, फिर बैकग्राउंड के बाद हमारा सब्जेक्ट आया, ठीक है। अब आएगा हमारा सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ हमारा किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा, मैंने बताया था कंटेंट के ऊपर बेस्ड होगा हमारा। आपने जब प्रॉब्लम वाला करा था टॉपिक, जब आपने नेगेटिव आर्टिकल के बारे में बात करी थी, तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी, सबसे पहला पॉइंट मैंने सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया था, किसी को याद है? सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कॉमन लाइंस, बिल्कुल सही कहा आपने, कॉमन लाइंस। तो इसी तरीके से हम इसमें भी कॉमन लाइन सेकंड पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। बताओ कॉमन लाइन क्या हो सकती है? वो लाइंस जो कॉमनली हम किसी भी पॉजिटिव टॉपिक पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव टॉपिक में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई एक लाइन बताएगा मुझे जो हम यूज़ कर सकते हैं? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। चाहे मैं एजुकेशन की बात करूं, चाहे एजुकेशन के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, बैलेंस डाइट, योगा, या इट गिव्स अस नॉलेज। एजुकेशन की बात करें तो वो आ सकता है। बैलेंस डाइट में इट गिव्स अस नॉलेज, सम हाउ मेरे को थोड़ा बहुत अमेंड करना पड़ेगा एज पर द टॉपिक एज वेल। बोलिए। यस, राइट। और कोई? वेरी गुड, इट इज़ अ रूट ऑफ नेशन, वेरी गुड। तो आई होप आपको कॉमन लाइंस का पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कॉमन लाइंस का मतलब है द लाइंस विच वी कैन यूज इन ऑल द टॉपिक्स, ओके, दे आर द कॉमन लाइंस टू इंक्रीज लिटरेसी रेट, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कॉमन लाइंस के बाद क्या आएगा वो उसकी बात करते हैं हम। देखो मैंने प्रॉब्लम वाले केस में बताया था कॉजेज एंड इफेक्ट्स, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों होती है और फिर इसकी वजह से क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी। यहाँ पे क्या आएगा ये देखो, सबसे पहला आएगा वाई इज इट नेसेसरी, फर्स्ट ये, और थर्ड आएगा बेनिफिट्स। किसी को पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वाई इज इट नेसेसरी मतलब कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा हूँ तो वो चीज़ ज़रूरी क्यों है। तो अगर मैं कहता हूँ कि एजुकेशन ज़रूरी क्यों है, तो बताएगा कोई एजुकेशन ज़रूरी क्यों है? बताओ। बट डोंट यू थिंक कि ये बेनिफिट्स में अभी कंसिडर हो सकता है? देखो अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये नेसेसरी क्यों है, और यहाँ पे मेरा पॉइंट आया टू बिल्ड सम ह्यूमन क्वालिटीज़, टू बिल्ड सम ह्यूमन क्वालिटीज़, टू बिल्ड सम एसेंशियल ह्यूमन क्वालिटीज़ विच अ पर्सन शुड पोसेस और मस्ट पोसेस, ठीक है। अब ये बेनिफिट भी तो हुआ कि भाई हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं या फिर पोसेस कर रहे हैं इसकी वजह से, तो फिर वाई इज़ इट नेसेसरी और बेनिफिट्स में डिफरेंस ही क्या रहा? देखो मैं बता देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना वाई इज इट नेसेसरी, यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ध्यान से सुनना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स which we face because of the absence of same in our life। इसका मतलब क्या है?
कि इस वाले पॉइंट के अंदर हम उन चीज़ों की बात करने वाले हैं जो प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे अगर हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच वी फेस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेम इन आवर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट एजुकेटेड, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन आई फेस? टेल मी. Unemployment, poverty, deprived from the rights. I'm not aware about my rights, so obviously I will lead in a wrong direction in my life. ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे शुरू में. तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन एजुकेशन सिंस वी डू नॉट डू द सेम. सो वी लैक सो मैनी थिंग्स इन आवर पर्सनैलिटी एंड वन ऑफ दोज इज़ कि भाई ये फिर इस तरीके से आप आगे बात कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको बात किसकी करनी है? नेगेटिव चीज़ों की जो आप फेस करने वाले हो, अगर वो चीज़ आप प्रोसेस नहीं करते. इन द सेम मैनर अगर मैं बैलेंस डाइट की बात करता हूँ, तो बैलेंस डाइट अगर हमारी लाइफ में ना हो तो हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, हमें वो इस पॉइंट के अंदर बताना है. तो ध्यान रखना, वाई इज इट नेसेसरी का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट इन आवर लाइफ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेम. ये वाले पॉइंट में ये चीज़ें आने वाली हैं. और बेनिफिट्स में क्या आने वाला है? उसका उल्टा, कि अगर होगा वो चीज़, अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं. हैव यू गॉट? ठीक है, तो ये चीज़ आ गई. और बेनिफिट्स, वाई इज इट नेसेसरी? बेनिफिट्स आई थिंक दैट इज़ इनफ, इतना हो सकता है हमारा. ठीक है, इसमें हमें सर्वे वाले बात की बताने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की. और डोंट वरी गाइज, इस बार हमारा 10 मार्क्स का नहीं आने वाला है आर्टिकल, हमारा आर्टिकल 5 मार्क्स का आने वाला है. तो हमें बहुत ज़्यादा भी लेंदी नहीं लिखना है आर्टिकल, इस चीज़ को ध्यान रखना. ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं लिखना, 1 से 1.5 पेज का लिखना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम. ठीक है, वो भी हॉरिजॉन्टल शीट के अंदर. थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं. थर्ड पैराग्राफ में क्या लगता है आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? सजेशन. सबसे पहले क्या आना चाहिए? सजेशंस का मतलब क्या है? वेरी गुड. सजेशंस में ये आ सकता है, जैसे प्रॉब्लम में सॉल्यूशन आता है कि भाई व्हाट वी कैन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, व्हाट इमीडिएट स्टेप्स कैन बी टेकन, व्हाट लॉस कैन बी अवॉइडेड. इन द सेम मैनर सजेशंस में हम लिखेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो अवेयरनेस की भी बात आ सकती है यहाँ पे. अगर आप चाहो तो कोई दूसरा स्टेप बाय स्टेप सजेशन भी दे सकते हो. तो सजेशन आ गया, और सजेशन के बाद आ जाएगा आपका कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हो कि सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस थिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ एंड वी मस्ट अवेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अबाउट द सेम. तो ये कंक्लूजन आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा एंडिंग में बाय, जिस पर्सन ने लिखा है उसका नाम आ जाएगा. समझ में आया? इट इज़ वेरी इजी गाइज, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है अगर तुम देखो तो. बोलिए. ऑब्वियसली लिखना है, फिर आप अज्यूम करके कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, एक बार इसका आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ब्लूप्रिंट का, पॉजिटिव वाले का. डन. चलिए, अब मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे हम लिख के देखते हैं, ट्राई करते हैं. ठीक है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी लाइंस. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑल वर्क फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ एंड फॉर दैट वी कंट्रीब्यूट द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स एंड एज लिख देते हैं, एंड नहीं, एज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल वी मस्ट नॉट फॉरगेट वन स्टेप एंड दैट इज अटेनिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन को कोई डिफाइन करो. एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? बताएगा कोई? इट इज द वे ऑफ एक्वायरिंग, बताइए. एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? शॉर्टली एक बार हम पॉइंट्स को डिस्कस करके देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको शेप दे सकते हैं. ठीक है, ओके. चलिए, ये हमारा आ गया भाई सब्जेक्ट हमारा आ गया. ठीक है, अब इसके बाद मुझे सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है, कॉमन लाइंस. तो कॉमन लाइंस बताइए, और पैराग्राफ चेंज करना है, एक लाइन का स्पेस देके. बताइए कॉमन लाइंस.
किसी के पास है कोई कॉमन लाइन? इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। और कोई बताइए? द सेम थिंग, अब देखो यहाँ मैं बार बार इट यूज नहीं कर रहा, मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट ना। द सेम थिंग आपने क्या बोला, फिर से बताइए। इज अ की एलिमेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन। ठीक है, द सेम थिंग इज अ की एलिमेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन, या फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन भी लिख सकते हैं। और कोई बताइए? It also helps in shaping the life of a person। अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, मान लो अगर मैं बैलेंस डाइट पे लिख रहा हूँ, इस पे नहीं लिख रहा है, आई एम राइटिंग अबाउट बैलेंस डाइट, ठीक है, तो ये लाइन आ सकती है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ये द सेम थिंग इज अ की एलिमेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन। पूरे तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगी। चलो इसमें कुछ अमेंडमेंट करो, बताओ इसमें कुछ चेंज करो ताकि ये बैलेंस डाइट के लिए हो जाए। क्योंकि देखो इस बात को सुनना ध्यान से कि जब भी कोई टॉपिक आता है तो वो रिलेट किससे होगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा। इट इज़ रेफरिंग सोसाइटी और नेशन और आर लाइफ। तो बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो वो लाइफ से रिलेट होने वाला है, तो फिर नेशन वाला सेंस तो गलत हो जाएगा वहाँ पे थोड़ा, है ना। तो बताओ क्या चेंज हो सकता है, इस लाइन को कैसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें बैलेंस डाइट के लिए। फॉर बिल्डिंग ए हेल्दी नेशन, वाओ दैट्स वंडरफुल, आ सकती है ये लाइन। और कुछ इसकी जगह? सोचो सोचो सोचो। द सेम थिंग इज अ की एलिमेंट फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी नेशन, ये हो सकता है। और कुछ? अगर मैं नेशन की जगह लाइफ को यहाँ पे लिख दूं, द सेम थिंग इज अ की एलिमेंट फॉर द हेल्दी एंड फिट बॉडी वी ऑलवेज ड्रीम फॉर, आ सकता है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैं तुम्हें पॉइंट समझा रहा हूं तो तुम्हें समझ में आया कैसे हमें चेंज करना पड़ेगा। आपको इसको समझ में आना चाहिए कि हम कैसे इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो कॉमन लाइंस आ गई। वाई इज इट नेसेसरी, मतलब ये नेसेसरी क्यों है। तो हमें यहाँ पे कौन से वाले पॉइंट की बात करनी है कि अगर ये चीज़ ना हो, अगर ये चीज़ एब्सेंट हो अपनी लाइफ के अंदर, तो हम क्या फेस करने वाले हैं। किसी के पास लाइन, चलिए बताइए। एजुकेशन, absence of education can lead to confusion in our mind, which further causes so many troubles. Like what? Like women harassment, yes, and बताइए। and the citizens of the country, अभी हमने नेशन यूज करा था, तो of the country won't be aware about their basic rights, thus developing a hollow
फ्यूचर ऑफ द नेशन। हो सकता है। देखो पढ़ के देखते हैं एक बार, लेट्स सी। कॉमन लाइंस में हमने लिखा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स टू। The same thing is a key element for the progress of our nation. It also helps in shaping the life of a person. Absence of education can lead to confusion in our mind, which further causes so many troubles like women harassment, and the citizens of the country won't be aware about their basic rights, thus developing a hollow future of the nation. तो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो और कंटिन्यू कर करके आप आगे बढ़ सकते हो। मेन चीज़ जो होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी गाइज, वो ये है, ये ब्लूप्रिंट। इसके बेसिस पे आप इसे कंटिन्यू करके लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अगर हम सजेशंस की बात कर रहे होते हैं, किसी को पता है, अगर हम सजेशंस की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम सजेशन देते हैं तो हम कौन से रूल को यूज़ करते हैं? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सजेशंस और सॉल्यूशन, बताइए। ग्रामर में कौन से रूल को यूज़ करते हैं हम जब हम सजेशंस देते हैं, या फिर हम उस टाइम पे क्या नाम है उसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम कौन से रूल को यूज़ करते हैं? शुड, वेरी गुड। शुड एंड मस्ट भी यूज हो सकता है ना? रूल क्या होगा ग्रामर का, बोलो। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आगे प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। और अगर मैं नेगेटिव कंपोज करूं सेम रूल को, तो बताओ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट आ जाएगा ना। ठीक है, चलो मुझे कोई सजेशन दो, कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे एजुकेशन को हम कर सकते हैं सबकी लाइफ में। सब में प्रेजेंट ही यूज होगा, सब में प्रेजेंट, शुड भी प्रेजेंट के लिए ही होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कोई सजेशन दो कि एजुकेशन को जिससे हम बेटर बना सकते हैं कंट्री के अंदर, कोई सजेशन दो एमी। मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, थोड़ा ऑल्टरनेट केस में यूज़ करा करो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है ना, क्योंकि अगर हम रिपीटेड स्ट्रक्चर्स भी यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारी जो लैंग्वेज की ग्रेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, चलो ये समझ में आया, आई होप आपको। अच्छा, हिंदी में बताओ मुझे, कोई सजेशन दो हिंदी में। क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए कंट्री की, क्या करना चाहिए? आपने एक लाइन बोली शुरू में कि एजुकेशन जो है वो मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, टेल मी इन द सेंटेंस, डू वी हैव वर्ब है इसके अंदर? इजंट इट, है या नहीं है? जल्दी बताओ। एजुकेशन मार्क ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। टेल मी फास्ट, इज देयर एनी वर्ब इन दिस सेंटेंस और नॉट? किसी को नहीं पता? गाइस, एक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आ रही है, तो एक्शन में शुड का रूल ये वाला होगा और नॉन एक्शन में ये वाला होगा। ठीक है, अब एजुकेशन मार्क ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई वर्ब नहीं आ रही गाइस, कोई वर्ब नहीं आ रही। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू शुड नो। ठीक है, तो एजुकेशन मार्क ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या है? नॉन एक्शन है ना शुड का, तो ये वाला रूल लगेगा यहाँ पे। और नेगेटिव, और एजुकेशन शुड नॉट बी मार्क ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड। क्लियर? और कोई सेंटेंस बताओ मुझे, सजेशन दो और कोई, हिंदी में बताना लेकिन। फास्ट। किसको बढ़ानी चाहिए?
हाँ, तो इसको भी तो मेंशन करो सेंटेंस में कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्या, वेरी गुड। तो बताओ ये एक्शन का रूल होगा या नॉन एक्शन का, एक्शन का, वेरी गुड। मतलब गवर्नमेंट को वोकेशनल स्टडीज़ और स्किल बेस्ड कोर्सेज जो हैं या सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और इंट्रोड्यूस करना एक वर्ब होता है। देखो सब्जेक्ट, गवर्नमेंट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोड्यूस द कोर्सेज बेस्ड ऑन, कोर्सेज बेस्ड ऑन स्किल्स, समझ में आया, या स्किल बेस्ड कोर्सेज। देखो ये होता है सेल्फ कंपोजिशन कैसे करना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी जो हाउ टू रिड्यूस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वाली वीडियो देखी हैं, तीनों की तीनों, किसी ने देखी है? और हाँ, अगर अगर किसी ने नहीं, ओके, अगर किसी ने नहीं देखी है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी, ठीक है, लाइव या बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, तो अगर किसी ने नहीं देखी है गाइस, मेरी 3 वीडियोस हैं हाउ टू रिड्यूस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे, जो कि मैंने रिकॉर्डेड सेशंस में पहले भेज रखी हैं, और अगर मैंने अभी सीक्वेंस रिसेंटली आप लोगों को भेजा होगा आपके कोर्स का, तो उसमें भी वो होंगी, और अगर नहीं है तो मुझे ग्रुप में मेंशन कर देना, तो मैं उसे डाल दूंगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे तो। चलो आप मुझे अभी मैसेज करना, मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, वेलकम। तो वो वीडियोस अगर आप देखोगे ना, तो ये रूल वहाँ पे है, शुड वाला यूज़ भी है, रूल भी है, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे रूल्स भी हैं। अभी मैं उस प्लेलिस्ट को ना और आगे भी बढ़ाने वाला हूँ। अभी तक उसमें 3 हैं, लेकिन 3-4 वीडियोस उसके अंदर और बनेंगी। जो वो 6-7 वीडियो टोटल देख लेगा ना, उसकी ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर वो उसे सही से प्रैक्टिस कर लेता है तो। और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ईजी होती है ग्रामर गाइस। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जब तक आप अटेन नहीं करोगे ना, आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आप 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने वाले हो। अगर तुम में से कोई भी बहुत अच्छे मार्क्स प्लान कर रहा है, तो वो ग्रामर को मिस नहीं कर सकता। अच्छा, ग्रामर सेक्शन है तुम्हारे एग्जाम में, बताओ मुझे, 12th में है या नहीं है, हाँ या ना? ग्रामर नहीं है ना? तुम्हें क्या लगता है ग्रामर सेक्शन क्यों नहीं है? वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, हाँ, obviously we cannot expect a grammatical mistake from a 12th class student. You have been learning grammar for so many years guys, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th, अब 12th में भी होगा तो क्या फ़ायदा है फिर, है ना? तो वी कैनॉट एक्सपेक्ट, हाँ बोलो वंश, बोलिए। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फ्रॉम अ 12th क्लास स्टूडेंट। तो इसीलिए ग्रामर को आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स की ग्रामर नहीं होगी सही, लेकिन ग्रामर इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जो आप सोचो कि आज मैं स्टार्ट करूँ और 1 महीने में मेरी ग्रामर स्ट्रांग हो जाए, तो ये हो ही नहीं सकता। शुरू से वर्क करना होता है। तो क्वेश्चन ये है कि सर अब कैसे वर्क करें हम, फिर हमारे मार्क्स कैसे आएंगे? तो मेरा सजेशन यही होगा कि फॉर्मेट्स याद करो और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो ग्रामर की, थोड़ी 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 थोड़ी, तो धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग जो आपको 12th में ही चाहिए, आने वाले टाइम के अंदर भी आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना पॉजिटिव आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना? ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल का पार्ट 2 वो ख़त्म हो जाता है, और हमारा जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर मैं फॉर्मेट्स बताऊँगा आप लोगों को कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट्स जो हैं वो लिखने हैं, और कैसे आप लाइंस को लर्न कर सकते हो, कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?